नमस्कार। एक बड़ी खबर आ रही है गाजा से, जहां आतंकी संगठन हमास अब इजरायल के साथ समझौते के लिए मजबूर हो गया है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने सोमवार को गाजा में 60 दिन के सीज फायर और बिना शर्त संबंधकों की रिहाई से संबंधित समझौते को स्वीकार करने का ऐलान किया है। यह समझौता ऐसे वक्त हो रहा है जब हजारों फिलिस्तीनी जमीनी हमलों से डर कर अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं और हमास लड़ाके एक के बाद एक करके मार गिराए जा रहे हैं। सऊदी चैनल अल अरबिया के अनुसार इस समझौते में बचे हुए बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की गाजा पट्टी से क्रमिक वापसी शामिल है। यह समझौता ऐसे वक्त हुआ है जब गाजा शहर के पूर्वी इलाकों में हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें इजरायली सेना के लगातार चल रहे जमीनी हमले का डर है, जहां लगातार मौतें हो रही हैं। इससे पहले इजरायली आर्मी चीफ एयाल जमीर ने कहा कि सेना जल्द ही गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए नया अभियान शुरू कर रही है। गाजा सिटी गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है कि ऐसा कोई कदम उठाने से पहले तबाह किए गए इलाके और उन पे जो प्रभाव पड़ेगा वह भयानक साबित हो सकता है। इजरायल की नियोजित सैन्य कार्रवाई ने मिस्र और कतर के सीज फायर मध्यस्थों को अपनी कोशिशें तेज करने के लिए प्रेरित किया। काहिरा में हमास के साथ बातचीत से जुड़े एक सूत्र ने इसे आखिरी मौका करार दिया। इजरायल ने कहा कि यदि हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे और हमास अपने हथियार डाल दे तो वह युद्ध खत्म करने पर सहमत हो जाएगा। हालांकि इजरायल की इस मांग को हमास ने सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया और कहा कि जब तक फिलिस्तीनी राज्य स्थापित नहीं होता तब तक हथियार नहीं डालेगा। सवाल है कि हमास के रुख में अचानक नरमी क्यों दिख रही है, तो इसका जवाब है अमेरिका का हमास के प्रति कड़ा रवैया और सख्त संदेश। इसमें तमाम मुस्लिम मुल्कों का हमास के प्रति सख्त रवैया भी हमास को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, बचे हुए बंधकों की वापसी तभी होगी जब हम हमास का खात्मा कर देंगे। जितनी जल्दी यह संभव होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ट्रंप के इस बयान के बाद फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने सोमवार को गाजा में 60 दिन के सीज फायर और बंधकों की रिहाई संबंधित समझौते को स्वीकार करने का ऐलान कर दिया। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब हजारों फिलिस्तीनी जमीनी हमलों से डरकर अपना घर छोड़ कर भाग रहे हैं। माना जा रहा है हमास के रुख में नरमी की बड़ी वजह ट्रंप का हमास के प्रति कड़ा रवैया और तुर्की जैसे देशों का बड़ा दबाव भी शामिल है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शहर को हमास का आखिरी बड़ा शहरी गढ़ बताया है। हालांकि इजरायल पहले ही गाजा के 75% हिस्से पर नियंत्रण कर चुका है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी कि हमले को बढ़ाने से जीवित बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है और सैनिकों को लंबे वक्त तक चलने वाली और घातक गुरिल्ला युद्ध में उलझना पड़ सकता है। इजरायली सेना ने पहले कहा था कि वह रविवार से युद्ध क्षेत्र के निवासियों को गाजा के दक्षिण में स्थानांतरित करने के लिए टेंट और अन्य उपकरण प्रदान करने की तैयारी कर रही है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि इस क्षेत्र में सैकड़ों हजारों निवासियों के लिए नरसंहार और विस्थापन की नई लहर ला रही है इजरायल की यह कोशिश। आपको बता दें कि यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व में आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था। इजरायली आंकड़ों के अनुसार इस हमले में 1200 लोग मारे गए, 251 बंधक बनाए गए। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजरायल के हमले में अब तक 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
गाजा पर इजरायल के दबाव के बीच हमास ने 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें आधे बंधकों को रिहा करने की बात की गई है। इजरायली मीडिया ने प्रस्ताव की पुष्टि की, लेकिन इजरायल की प्रतिक्रिया अभी आधिकारिक तौर पर आनी बाकी है। मिस्र के सूत्रों के अनुसार यह समझौता अमेरिकी दूत विटकॉफ की योजना के अनुरूप ही है। हमास ने इजरायल को 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही आधे बंधकों यानी 10 बंधकों को रिहा करने की बात कही है। बदले में इजरायल को भी जेलों से बंद कुछ फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा। इजरायली मीडिया ने हमास का प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की, लेकिन इजरायल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आप की तरह मुझे भी मीडिया से जानकारी मिली है और इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास भयानक दबाव में है। मिस्र के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह समझौता अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की पूरी योजना और तय योजना के अनुरूप है, जिसे इजरायल स्वीकार कर चुका है। मध्यस्थों ने काहिरा में हमास के प्रतिनिधियों, कतर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ बैठक की और नए प्रस्ताव पर चर्चा की। वहीं इजरायल की ओर से ताज़ा ज़मीनी हमले के डर से हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी के पूर्वी इलाकों से अपने घरों को छोड़कर तबाह हुए इलाके के पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। बेत लहिया में फिलिस्तीनी आश्रय प्रबंधक अहमद महसेन ने कहा कि हाल के दिनों में हजारों परिवार इस क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ताज़ा इजरायली हमले में 60 लोगों की मौत हो चुकी है और गाजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध में 62,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। सोमवार को सुबह सहायता प्राप्त करने की कोशिश में 7 फिलिस्तीनी और मारे गए। इसी बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण में ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों का वीज़ा रद्द कर दिया है। इजरायल ने यह कदम कैनबरा द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने और एक इजरायली सांसद का वीज़ा रद्द करने के निर्णय के बाद यह कदम उठाया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव श्रीवास्तव जी आपसे, जो यह पेशकश की जा रही है हमास की तरफ से समझौते की, कतर और मिस्र के दबाव में, आपको क्या लगता है ये समझौता होने के बाद भी हमास अपनी आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी लाएगा? चूँकि इन गतिविधियों को पूरी तरीके से समर्थन ईरान का मिलता है, जो अमेरिका का विरोधी है, इजरायल का विरोधी है। संजीव जी। देखिए प्रसून जी, हमास एक बेहद खतरनाक आतंकवादी संगठन रहा है और हमास को इजराइल ने 2007 से 2023 7 अक्टूबर तक बड़े मौके दिए और लेकिन हमास की जो आंतरिक उसकी जो सोच थी उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया और हमास ने एक लंबे अंतराल के बाद भी जा करके और सारे इजराइल के द्वारा जो भी उसके साथ सहयोग कर सकता था इजराइल, उसने करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया गया, वो जाहिर है कि वो एक बेहद घातक हमला था, एक आतंकवादी हमला था और उसने जाहिर है कि हमास के चरित्र को एक्सपोज कर दिया है। और हमास एक आतंकी संगठन है, उसका लक्ष्य क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ावा देने का रहा है। वो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो टकराव है उसको वो बढ़ाने की साजिशें रचता रहा है और इस तरीके की मंशा के साथ वो ऑपरेट करने वाला संगठन है। लेकिन इस संगठन के ऊपर अगर लगाम लगानी है तो वो शक्ति के माध्यम से ही हो सकता है और यदि आज हमास इस तरीके के प्रस्ताव के लाने के लिए मजबूर हुआ है, जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी जो द्वारा जो एक आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई है और एक बहुत ही सशक्त और गंभीर तरीके से हमास को क्षति पहुंचाई इजराइल ने और उसको अमेरिका की बैकिंग है, तो उसके बाद ही हमास घुटनों पे आया है। और लेकिन संजीव जी,
हमास बैकफुट पे तो आ गया है, लेकिन न तो इजरायल न तो अमेरिका हमास के इस शांति समझौते को तुरंत स्वीकार करने के मूड में दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जो सीज फायर की कोशिशें हैं उस पर उन्होंने संदेह जताया और कहा कि हमास को जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाता तब तक तो बंधकों की वापसी भी संभव नहीं होगी। संजीव जी, कारण क्या है? देखिए, भरोसा नहीं हमास कर पा ने रहा है। 2007 टनल्स का एक जंजाल बिछा रखा है। टनल्स का जाल मैं नहीं कहूंगा उसे, वो टनल का जंजाल है, और जिसको कि भेद पाना, जिसको कि वाइप आउट कर पाना, जिसको कि पूरी तरीके से क्लियर आउट कर पाना इजराइल के लिए भी अभी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। और इन्हीं कहीं जंजाल के बीच में हमास ने अपने स्ट्रांग होल्ड को अभी भी कहीं न कहीं मेंटेन करके रखा हुआ है, और जिसको और वहीं पर ये बंधक छुपा करके रखे गए हैं। और इजराइल की द्वारा जो ये बात कही जा रही है कि आप सारे बंधकों को जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक कोई आगे भविष्य अच्छा नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में जो इजराइल की जो आशंकाएं हैं वो बिल्कुल जायज हैं, और हमास ने का जो चरित्र है वो जिस तरीके से दिखा है, और वो उसने इतने सारे लंबे अंतराल के बावजूद भी अपनी जो आतंक परस्त मानसिकता वो नहीं त्यागा, और आज भी उसने बंधकों को बना करके रखा हुआ है। एक 7 अक्टूबर 2023 संजीव जी, इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि क्या गाजा सिटी पर कब्जा करने की इजराइल की योजना अब कुछ समय के लिए रुकेगी, या इन समझौतों के बीच भी इजराइल पूरी तरीके से गाजा सिटी पर, जो कि गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जा करके ही मानेगा? संजू जी, देखिए, इसका सलूशन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे गाजा के ही ऊपर अपना जो ऑक्यूपेशन कर लें या गाजा के लोगों को विस्थापित करके और नए सिटी को बसाएं। मेरा मानना यह है कि एक ऐसा मार्ग निकालना होगा कि जिसमें कि जो गाजा के ऐसे लोग जो कि सामान्य लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए हैं, उनका जो रहने का जो अधिकार है वो गाजा में बने रहना चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी इजराइल को अवश्य चाहिए। इजराइल को वो सिक्योरिटी गारंटीज हासिल करने की प्रक्रिया में इजराइल संभव है कि वो लंबे समय तक गाजा पे अपना जो कंट्रोल है, जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो बनाए रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन को वो जाहिर है कि हमास को अब नहीं देने जा रहा है। अगला अगर कोई गाजा पर शासन करेगा तो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी कर सकती है, कोई अन्य सुरक्षा की गारंटी मिले, ये अहम सवाल है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इजराइल को कोई सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, वो भी तब जब इजराइल हिजबुल्लाह के हमले से घिरा हुआ है, हमास के हमले से घिरा हुआ है, यमन के हूती विद्रोहियों के लाल सागर में जहाज़ों के लगातार हमले हो रहे हैं उनसे घिरा हुआ है, ईरान, इराक, सीरिया में तमाम मिलिशिया उनके साथ संघर्षरत हैं। ऐसे में उनको कौन सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, और क्या हमास जो बैकफुट पे आया है उससे शांति की उम्मीद दिखती है आपको वीएन झा साहब? देखिए, इतिहास तो काफी लंबा है और उसमें सवाल सीधा उत्तर आपके सवाल का है सीधा सीधा ना, क्योंकि ये जो रिवर टू सी का जो नारा दिया था ये हमास ने नहीं दिया था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जो जिसको आप मिडिल ईस्ट कह लीजिए, यहाँ जितने मुस्लिम देश ने, इन्होंने ही सबों ने मिलके ये रिवर टू सी का जो नारा दिया था कि ये अरब लैंड है और यहाँ पे ज्यूज को रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। तो ये जो मानसिकता है, और दूसरी जिन मानसिकताओं से ये जो चरमपंथी या कट्टरपंथी या टेररिस्ट ग्रुप हमास, हिजबुल्लाह, हूती या और दुनिया में जो आज के दिन में 300 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो उत्पन्न हुए हैं जिस मानसिकता से या जिस आइडियोलॉजी से, वो कुरान से और उनके हदीस से आती है। जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक इस्राएल के खिलाफ, ये जो ज्यूज के खिलाफ जो मानसिकता है वो और वही रहेगा जो पहले था। तो इसलिए आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर ये सीधा सीधा है कि ज्यूज को या इस्राएल को ये लोग शांति से कभी नहीं रहने देंगे। अब तो झा साहब, इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है, और जो कि है भी, तो इजराइल के पास तो एकमात्र चारा बचता है कि गाजा पट्टी को पूरी तरीके से खाली करवा लिया जाए। गाजा सिटी, जिसमें बताया जाता है कि बड़ी जनसंख्या है, हमास का अभी भी कड़ा नियंत्रण है, कंट्रोल है वहाँ उस शहर पर, अब अगर उसको खाली करवा लिया जाता है तभी इजराइल को कोई उम्मीद बचती है।
जी ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा आज से पहले, सिर्फ 2 हफ्ता पहले और आज से लगभग 1 साल पहले इस पे 2 बार जो OIC की मीटिंग हुई है, जो जो खास करके इस्लामिक देश हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। एक बार ईरान की अध्यक्षता में, दूसरी बार इजिप्ट का अध्यक्षता में, और दोनों बार यही चीज कहा गया है गाजा निवासियों को कि आप लोग गाजा ना छोड़ें। तो इसलिए खाली कराने की जो बात है वो आज के दिन में अप्रासंगिक है। और यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको ऐड करता हूं, जब आपने कहा था कि गाजा छोड़ने के लिए वहां के नागरिक तैयार हैं, तो नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है गाजा में ही एक जोन से दूसरे जोन में वो भागने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इसराइल ने उनको ये मैंडेट दिया हुआ है कि वो सो जोन में बॉम्बिंग करने जा रहे हैं, हमास के ठिकाने पे बॉम्बिंग करने जा रहे हैं, तो जितने सिविलियंस हैं वो वहां से मूव कर जाएं, और इसलिए उनको मूव करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक और चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। ये जो प्रस्ताव अभी आया हुआ है, जिसका कि आपने हमास के लिए जिक्र किया हुआ है, ये प्रस्ताव इसराइल ने नहीं दिए हैं। ये प्रस्ताव वही पुराने ही प्रस्ताव हैं कि इस बार फिर से 60 दिन का ये सीज फायर हो, इसमें सारे जो 10 जो बंधक हैं उसको वो रिलीज करेगा, और सारे जो एड्स हैं उसमें आया जाए। ये इसराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसको अमेरिका भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप याद कीजिए ट्रंप का वो बयान जो शुरू में उन्होंने दिया था कि इफ हमास डजंट रिलीज ऑल द हॉस्टेजेस दे विल फेस द हेल। लेकिन फिर भी इसराइल ने उनका एक जो छोटा सा सीज फायर था उसको कबूल किया था। आज के दिन में वो जो लिमिटेड सीज फायर है वो इसराइल कबूल करने के लिए कभी कतई मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि आज के दिन में उसके पास में इनिशिएटिव है। आज के दिन में उसने ये प्रण लिया हुआ कि पूरे के पूरे गाजा में अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाएगा, और फिर चुन चुन के एक एक हमस के जो लोग हैं उनको चुन चुन के पकड़ेगा, मारेगा, और इस तरह से अपने जो बंधक हैं रिहाई करेगा। हाँ, बेशक ये पॉसिबल है कि हमस जो है कुछ बंधकों को मार दे, ठीक है। इसराइल ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ये हमारी जो 20 लोग और जो मारे जाएंगे ये हमारे अमर सेनानी होंगे, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमस को खत्म किया जा सकता है। और दूसरा जो सवाल आज के दिन में है जो कि बहुत अहम है, वो ये कि हमास आज के दिन में भी ये मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने बंदूकें जो है वो शस्त्र जो है वो रख दे। तो चूंकि ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी प्रस्ताव आया हुआ है इसको इसराइल एक्सेप्ट करेगा। अभी जो चल रहा है जो कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन जो चल रही है, मेरे ख्याल से ये भी कायम रहेगा। हाँ, अगर 20 के 20 या 22 जो जीवित बंधक हैं उनको छोड़ने के लिए अगर तैयार होता है हमास, तो हो सकता है प्रस्ताव में यह है कि आधे बंधकों की रिहाई तुरंत हो जाएगा, आधे बंधकों की रिहाई 60 दिनों के अंदर होगी। जी देखिए, ये 10-10 करके जो है ना, ये ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि जो एक वीडियो आई थी आज से लगभग 10 दिन पहले, एक बंधक को बहुत ही दयनीय अवस्था में उसका वीडियो को उन्होंने वायरल किया था। तो उसमें उनको एकदम कंकाल जैसे वो बंधक दिख रहा था, मतलब उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद से बहुत गुस्सा इस्राएली मीडिया में और खास करके पूरे विश्व में बहुत गुस्सा आया था हमास के खिलाफ में कि वो ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहा है। तो ये 10-10 करके जो छोड़ने का है, मुझे नहीं लगता है कि ये आसानी से इसराइल इसको मानेगा। इसराइल इसको आसानी से मानेगा। और एक चीज आप और बेहद अहम बात बता रहे हैं कि इनका प्रोपोगंडा, हमास का खासकर, हमास जिस तरीके से प्रोपोगंडा कर रहा है कि वहाँ खाने की कमी है, वहाँ भुखमरी है, अकाल है, तमाम यूएन की संस्थाएं भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं भी कह रही हैं कि भुखमरी की स्थिति है, अकाल की स्थिति है। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही है, जिसके खिलाफ या जिसको कंट्राडिक्ट करते हुए इजराइल के राजदूत ने कहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन में 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन अनाज भेजा, जिसको हमास ने कब्जा कर लिया। अब ये भुखमरी या अकाल की स्थिति आती है तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पे हमास जिम्मेदार है, ना कि इजराइल। और यह उन मानवीय संगठनों के अंतर्गत हो रहा है जो जिनकी बागडोर यूएन देख रहा था। अब ऐसी स्थिति में संजीव श्रीवास्तव जी, स्थिति और भयावह होती जा रही है। कहा जा रहा है कि गाजा सिटी में, जो गाजा पट्टी का बड़ा शहर है,
वहाँ हमास के आतंकी आज भी आज़ादी से और भरपेट खाना खाकर जिहाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब इजराइल के पास ऑप्शन क्या बचता है? गाजा सिटी पे कब्जा करना या कोई और विकल्प है? जी देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत के जो ऐसे जो नेता, ऐसे लोग जो कि गाजा के विषयों पर अपना सवाल खड़े करते हैं, उनको बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में भी अपने विचारों को साझा करना चाहिए। जो इजराइल के 1200 जो लोगों की निर्मम हत्याएं की गई थी, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। जो बंधक अभी भी वहां पर कैप्टिविटी में हैं, और जैसा कि आपने बताया कि कुछ बंधकों की हालत तो बेहद दयनीय है, कितने तो मारे गए हैं, उनके बारे में भी कुछ शब्द अगर कह दे तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये जो एक इस तरीके के एक संतुलित विचारों को अगर रखें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, न कि किसी एक पक्ष के बारे में ही सिर्फ बातें उठाना। ये मेरे ख्याल से कहीं से भी उचित नहीं है। और इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जो हमास का जो पूरा जो चरित्र रहा है, उसके ऊपर इजराइल की जो शंकाएं हैं, वो जाहिर है कि वो पूरी तरीके से सही साबित हुई जब 7 अक्टूबर 2023 को उसने हमला किया और उसके बाद बंधकों को भी वो ले गया। तो ऐसे में इजराइल के लिए युद्ध छेड़ने के अलावा, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ ही उस पर विजय हासिल की जा सकती है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। यदि आज हमास घुटने पे के बल पर आने के लिए मजबूर हो रहा है, यदि वो भय के मारे और इस तरीके के प्रस्ताव दे रहा है, तो जाहिर है कि ये आतंकवादी इसी तरीके की भाषा समझते हैं। और आतंकवाद संजीव जी, अगर जो स्थितियां परिस्थितियां देखी जाए तो इजराइल कैबिनेट ने जंग खत्म करने के लिए हमास के सामने 5 प्रमुख शर्तें रखी हैं। हमास पूरी तरीके से हथियार डाले, सभी 50 बंधकों को, जिसमें 20 जीवित हैं, 30 मरे हुए ऐसा माना जा रहा है, सबकी रिहाई की जाए और उनको सौंपा जाए इजराइल को। गाजा से सैन्य ताकतों का समाप्ति की बात कही गई है। गाजा पर इजराइल की पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण की बात कही गई है। गाजा में ऐसे वैकल्पिक नागरिक प्रशासन बनाना जो न हमास हो न फिलिस्तीनी प्राधिकरण। यह मानना हमास के लिए कितना आसान होगा, या मानेगा या नहीं? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है प्रसून जी कि हमास के साथ कोई भी जो नेगोशिएशंस हैं वो सफल नहीं हो सकते। हमास का जो चरित्र है, इसेंशियली वो आतंकी चरित्र वाला संगठन है। और इजराइल को जो सिक्योरिटी गारंटीज तभी हासिल हो सकती हैं कि जब वहां पर एक नॉन हमास एडमिनिस्ट्रेशन हो। हमास एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो अधिकार है वो खो चुका है। और 7 अक्टूबर को जो उसने अपना चरित्र दिखाया, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इजराइल कभी भी इस बात को लेकर के आश्वस्त हो पाएगा कि हमास के शासन में इजराइल के ऊपर हमले नहीं होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी भविष्य में वहां पर गाजा में शासन स्थापित हो जी, या कोई अन्य अथॉरिटी अगर फिलिस्तीन के लोग तय करें, गाजा के लोग तय करें, लेकिन हमास मुझे नहीं लगता कि इजराइल इसको लेकर के जरा भी उसको सिक्योरिटी गारंटीज मिल सकती है और इजराइल इसको लेकर के कहीं आश्वस्त हो सकता है कि उसके ऊपर भविष्य में हमले नहीं होंगे। झा साहब, इसके बाद एक और बड़ा सवाल होता है कि इजराइल को क्या, अगर मान लीजिए गाजा पट्टी पूरी तरीके से खाली भी करवा लेता है, तो उसको क्या आने वाले समय में ईरान से, सीरिया से, हूतियों से नए युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, या मामला ठंडा पड़ जाएगा? नहीं, देखिए प्रसून जी, सबों से आज के दिन में उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो इस्लामिक विश्व है, हम लोग उसको विश्व ही कहते हैं, इस्लामिक नेशंस, ये आज के दिन में 3 खेमे में बंटे हुए हैं। एक खेमा जो कि अमेरिका के साथ में है, वो डायरेक्टली इसराइल से युद्ध में नहीं जाएगा। दूसरा खेमा जो कि सीधा सीधा ईरान के साथ में है और ईरान के चरमपंथियों के साथ में है, वो जरूर ये चाहेगा कि इसराइल के ऊपर में दबाव बढ़ता रहे, इसराइल के ऊपर में अटैक होता रहे। और तीसरा जो एक खेमा है जो कि सीरिया और उसके जो मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो आज के दिन में वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसके किसी न किसी तरह से एक विश्वास जीतने का प्रयत्न कर रहा है। ये 3 खेमे हैं। तो इसलिए पूरा का पूरा जो इस्लामिक देश है वो आज के दिन में एकजुट नहीं हो पा रहा है। और वहीं पे ईरान आज के दिन में ये कार्ड खेल रहा है कि अगर
इसराइल पूरा का पूरा गाजा अपने अंदर में ले लेता है, तो ये जो पैलेस्टाइनियन नेशंस का जो थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी जो दिया हुआ है यूएन ने, उसके ऊपर में डायरेक्ट अटैक हो और उसी को सबों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से हेट वहां पे पाले जा रहे हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे जो इस्लामिक ये जिहाद काउंसिल है वहां पे, वो उसके भी लोग वहां पे हैं। इधर आ जाइए, दूसरी तरफ में हिजबुल्लाह है। यहाँ पे आज के दिन में वेस्ट बैंक में भी ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि इसराइल के ऊपर में प्रेशर डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूएन है, यूएन आज के दिन में डिफंक्ट पड़ा हुआ है। अनरवा के ऊपर में क्यों प्रतिबंध लगाया इसराइल ने? इसीलिए कि अनरवा जो है उसमें जितने भी जो लोग हैं, 90% से ज्यादा लोग वहीं के हैं, पैलेस्टाइनियन ही हैं। और वो उसमें से बहुत सारे तो हमास के एम्प्लॉयज हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आया था। तो इसीलिए उसके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज के दिन में अनरवा जो भी कह रहा है उस पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अब आती है बात कि आखिर फैसला कैसे होगा। देखिए, ये नेशन तो रहेगा, मतलब गाजा जो है वो पैलेस्टाइन का पार्ट रहेगा, लेकिन शुरू के दिनों में जो आईडीएफ है वहां पे कंट्रोल लेके वहां पे एक ऐसा कम से कम स्क्रीनिंग करेगी कि जितने अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जितने जिहादी संगठन वहां पे हैं, इनको वहां से सफाया करके, वहां से साफ सुथरा करके फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि जल्दी से भी झा साहब एक बात समझना चाहता हूं, जो हमास अब कह रहा है वह समझौते के लिए तैयार है, क्या इजराइल इस समझौते को मानेगा या युद्ध जारी रहेगा? इस जो अभी जो प्रारूप इजिप्ट और कतर ने मिलकर दिया हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी रिलक्टेंस होगी इसराइल को। उसमें कुछ और प्रावधान वो करेंगे। सबों को, जितने सारे 22 आज के दिन में माने जाते हैं कि 20 या 22 जीवित वहां पे हैं, इन 20 या 22 को एक साथ में वो रिहा करेगा। हो सकता है कि जो मृत हैं उसको दूसरे खेप में वो रिहा करे। ये पहली तकरार होगी। और दूसरा कि ये जो हमास हैं, हमास को तो बंदूक नीचे रखना ही पड़ेगा, शस्त्र डालना ही पड़ेगा उसको। संजय श्रीवास्तव जी, बड़ा सवाल आपसे भी 30 सेकंड में, क्या हमास अब तैयार है हथियार डालने के लिए? देखिए, हमास के पास हथियार डालने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है और उसे हथियार डालना ही होगा। आज नहीं कल डालना ही होगा हथियार। बेहतर है कि अभी उसका जो बचा खुचा, अगर कुछ लोग वहां पे चाहते हैं कि अपने अस्तित्व को बचा ले जाएं, तो ऐसे में बेहतर हो कि वो समय रहते हथियार डाल दें। और तो शायद यही सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा वहां के फिलिस्तीन के लोगों के लिए भी, जो इस समय किसी भी देश में शरणार्थी बनाए जाने के लिए कोई देश उनको तैयार नहीं है, उनको अपने यहाँ लेने के लिए नहीं तैयार है। और वह मारे देश गाजा पट्टी के एक कोने से दूसरे कोने, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से दक्षिण की ओर भागे फिर रहे हैं, खाने के लिए लाले पड़े हैं। यही एकमात्र सॉल्यूशन दिखता है। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।